हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टीएसपी क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो चलिए आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का जो आपका पेपर 2 है। ठीक है, पेपर 2 आज उसकी चैप्टर 11 का सेकंड क्लास होने वाला है। चैप्टर 11 चल रहा है और चैप्टर 11 का ये दूसरा क्लास है। तो पहली क्लास में हम लोगों ने परामर्श के बारे में पढ़ा था, है ना। फिर परामर्श की क्या आवश्यकता है, उसके कौन कौन से संस्थान है, किस किस जगह पे परामर्श आपका मनोवैज्ञानिक केंद्र कहाँ पे है परामर्श से संबंधित, तो चीजें हमने वहां पर डिटेल में डिस्कस की थी। और आज हम पढ़ने वाले हैं, अब अगला हम स्टार्ट करेंगे। ये सब संस्था है, ठीक है। तो चौथा हम आज डिस्कस करने वाले हैं जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के बारे में, ठीक, जिसे हम डायट कहते हैं, जो हमारा पीटीसी वगैरह का एग्जाम कराता है, आप सभी को पता होगा। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान यानी डायट, तो इसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं, ठीक। देखते हैं। भारत सरकार द्वारा निर्मित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के द्वारा सन 1987 में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की नींव रखी गई। कहने का मतलब ये है कि आपका जो डायट है यानी जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान है, इसकी नींव जो आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 है उसी के द्वारा रखा गया था। और 1987 में, ठीक, ये चीज आप लोगों ने सेकंड सेमेस्टर में पढ़ रखा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, फिर से एक बार देखते हुए चलेंगे। तो भारतीय सरकार द्वारा आपका जो निर्मित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 थी, उसी के अंतर्गत आपका जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान 1987 में नींव रखा गया, ठीक है। और आपका जो जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए देखते हैं। तो प्राथमिक और प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में अपनाई गई विभिन्न रणनीतियों एवं कार्यक्रमों को निचले स्तर पर सफलता के लिए शैक्षिक सहायता प्रदान करना है। आपका जो डायट है उसका मुख्य उद्देश्य यही है कि आपका प्राथमिक प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में, ठीक, अलग अलग रणनीति बनाना, अलग अलग कार्यक्रम कराना, ताकि नीचे के जो स्तर है, निचले स्तर पे जो भी चीजें हैं यानी शिक्षा से संबंधित जो भी चीजें हैं, वहां पे जो है शिक्षा में सहायता दिया जा सके और फिर सफलता पाया जा सके। जैसे आपके डायट में क्या होता है, बीटीसी के द्वारा आप लोगों को प्रशिक्षण दिया जाता है। आप लोग बच्चे नहीं है, स्टूडेंट नहीं है, आप लोग प्रशिक्षुक हैं, है ना। आप लोग को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। और बाकी आप लोग के जो टीचर होते हैं, गवर्नमेंट टीचर्स होते हैं, उनका भी ट्रेनिंग, वहां पे कुछ प्रोग्राम्स कराए जाते हैं, ताकि क्या हो कि शिक्षा का जो कार्य है वो और प्रगति पर या और नए ढंग से या और विकास कर पाए, ठीक। तो ये आपका जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान का उद्देश्य है। अब हम देखेंगे जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान के कार्य क्या है। तो पहला देखते हैं, अनौपचारिक शिक्षा केंद्रों के अध्यापकों एवं पर्यवेक्षकों के लिए सेवा पूर्ण प्रशिक्षण की व्यवस्था करना। यानी अनौपचारिक यानी आपका जो फॉर्मल शिक्षा केंद्र है, यानी आपके जो बीआरसी वगैरह हो गए, वहां पे टीचर्स का पर्यवेक्षकों का क्या होता है, ट्रेनिंग की व्यवस्था कराई जाती है, ठीक। सेकंड है आपका शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान तथा प्रयोग परीक्षण के लिए कार्यक्रम संचालित करना। यानी शिक्षा से संबंधित जो भी क्रियात्मक शोध किए जाते हैं, जो भी प्रयोग किए जाते हैं, उससे संबंधित कार्यक्रम भी संचालित करना, ये भी आपका डायट का कार्य है, ठीक है। अगला है जिला शिक्षा बोर्ड को समय समय पर परामर्श देना। यानी आपका जो जिला शिक्षा बोर्ड है उसको टाइम टाइम पे परामर्श भी देने का कार्य आपका डायट का है, ठीक। अगला है प्राथमिक विद्यालयों, अपर प्राथमिक विद्यालयों, अनौपचारिक शिक्षा तथा प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के लिए एवं मूल्यांकन केंद्र के रूप में कार्य करना। आपका जो डायट है उसका और एक मुख्य क्या क्या है कि प्राथमिक विद्यालय पे, ठीक, अपर प्राथमिक विद्यालय पे, अनौपचारिक शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के लिए जो है अपना कार्य करना, और मूल्यांकन केंद्र के रूप में भी कार्य करना आपके डायट का कार्य है, ठीक। अगला है आपका शिक्षकों तथा अनुदेशकों के लिए शिक्षण केंद्र के रूप में सेवाएं मुहैया कराना, ठीक। अगला है आपका विद्यालय संकुलों तथा जिला शिक्षा बोर्डों को अकादमिक सहयोग प्रदान करना। तो ये सब आपका क्या है, डायट का कार्य है, ठीक।
चलिए आगे देखते हैं। अब हम पढ़ेंगे पर्यवेक्षण के बारे में। पर्यवेक्षण के बारे में, तो पर्यवेक्षण को इंग्लिश में बोलते हैं सुपरविजन। क्या बोलते हैं? सुपरविजन बोलते हैं। तो देखते हैं पर्यवेक्षण का अर्थ क्या है वो समझिएगा। तो पर्यवेक्षण का अर्थ है दिव्य दृष्टि या अवलोकन करना। ठीक, चलिए देखते हैं। पर्यवेक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा दूसरों के कार्यों का अवलोकन करके उन्हें सही एवं उचित निर्देशन प्रदान किया जाता है। देखिएगा, आप सभी को पता है एग्जाम टाइम पे वहां पे पर्यवेक्षक होते हैं। तो वो क्या होते हैं कि जैसे आपके क्लासरूम में टीचर्स जो है, जैसे आपका क्लासरूम है तो वहां पे कुछ टीचर्स की ड्यूटी लगी होती है ना, हर क्लास में लगी होती है। तो वहां पे जो है एग्जाम सुपरविजन होते हैं, यानी एग्जाम के पर्यवेक्षक होते हैं। वो क्या देखते हैं कि जो आपके टीचर्स ड्यूटी कर रहे हैं वो सही से कार्य कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। अगर नहीं कर रहे हैं तो आप उचित निर्देश प्रदान करिए। तो वही कहा जा रहा है कि आपका पर्यवेक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा क्या होता है कि दूसरों के कार्यों का अवलोकन करके, यानी जो दूसरे आपके कार्य कर रहे हैं उसको अवलोकन करिए। अगर वो सही कर रहे हैं तो अच्छी बात है, अगर सही नहीं कर रहे हैं तो आप उन्हें उचित निर्देश प्रदान करिए। ठीक, यही आपका पर्यवेक्षण होता है। तो इस तरह से समझेंगे तो चीजें अच्छे से समझ में आएंगी। पर्यवेक्षण एक, फिर से समझिएगा, पर्यवेक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा दूसरों के कार्यों का अवलोकन करके उन्हें सही एवं उचित निर्देश प्रदान किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पर्यवेक्षण के उद्देश्य क्या है उसको हम देखेंगे। तो पहला है आपका अध्यापकों, बच्चों व कर्मचारियों की समस्याओं से परिचित होना तथा उनका समाधान करना। अब पर्यवेक्षण के उद्देश्य से क्या है, चाहे आपके अध्यापक हो, चाहे बच्चे हो, चाहे कोई कर्मचारी हो, उनको कोई भी समस्या आ रही है उन समस्याओं से परिचित होना और उनका समाधान करना। ठीक, ये आपका पर्यवेक्षण का उद्देश्य है। अगला है बच्चों के विकास पर विशेष ध्यान देना। बच्चों के विकास पर ध्यान देना। ठीक, अगला है आपका अध्यापकों के व्यावसायिक विकास पर ध्यान देना। अध्यापकों के व्यावसायिक विकास पर ध्यान भी देना आपके पर्यवेक्षण का उद्देश्य है। ठीक, अगला है आपका स्कूल के सभी कार्यक्रमों में बच्चों व अध्यापकों का सहयोग देना, यानी सहयोग लेना, यानी स्कूल की में कोई भी प्रोग्राम्स हो रहे हैं वहां पे बच्चों का सहयोग देना और अध्यापकों का भी सहयोग लेना। ठीक, या फिर देना। चलिए आगे देखते हैं। स्कूल में उपलब्ध संसाधनों का प्रयोग शिक्षण को प्रभावशाली बनाने में करना, यानी आपका स्कूल में जो भी उपलब्ध संसाधन है उसकी जो है मदद से शिक्षण को और प्रभावशाली बनाना। ठीक, ये आपका पर्यवेक्षण का उद्देश्य है। अगला है आपका स्कूल में कार्य करने वाले सभी सहकर्मियों से अच्छे संबंध बनाना। ये आपका पर्यवेक्षण का उद्देश्य है। चलिए देखिएगा पर्यवेक्षण की आवश्यकता क्या है वो हम समझेंगे। तो पहला है आपका पर्यवेक्षण स्कूल में होने वाली सभी गतिविधियों का मूल्यांकन करने में मदद करती है। आपका जो पर्यवेक्षण होता है ना, वो स्कूल में जितनी भी एक्टिविटीज हो रही, जितनी भी गतिविधियां हो रही, चाहे वो टीचर्स के द्वारा हो रही हो, चाहे वो बच्चों के द्वारा हो रहा हो, उन सब का मूल्यांकन करता है, फिर उनकी मदद करता है। ठीक है, अगला है आपका स्कूल में कार्य करने वाले अध्यापकों की कार्यकुशलता को बढ़ाने के लिए पर्यवेक्षण जरूरी है। कहने का मतलब ये है कि स्कूल में जो टीचर्स कार्य कर रहे हैं उनकी कार्य को और कुशलता यानी और अच्छा बनाने के लिए पर्यवेक्षण का होना जरूरी है। जब तक आपकी, जैसे आप मान लीजिए कोई कार्य कर रहे हैं, ठीक, और जब तक आपकी कार्य की गुणवत्ता को नहीं जांचा जाएगा तब तक आप कैसे विकास कर पाएंगे, है ना। तो वही कहा जा रहा है कि जब आपकी गुणवत्ता की जांच होगी तो कुछ कमी निकलेगी, कुछ अच्छी चीजें निकलेगी, जो कमी निकलेगी उस पर ध्यान दिया जाएगा, फिर आप उस पर और ध्यान देंगे तो आपका विकास होगा, है ना। तो चलिए देखते हैं स्कूल में कार्य करने वाले अध्यापकों की कार्यकुशलता को बढ़ाने के लिए पर्यवेक्षण जरूरी है। ठीक है, आई बात समझ में। चलिए आगे देखते हैं। पर्यवेक्षण के द्वारा विभिन्न स्थानों में स्थित स्कूलों में संपर्क स्थापित किया जा सकता है, यानी पर्यवेक्षण के द्वारा आपके जो विभिन्न स्थान, अलग अलग स्थान पे जो स्कूल स्थित है वहां पे संपर्क किया जा सकता है। ठीक, अगला है पर्यवेक्षण के होने पर अध्यापक अपने कार्यों को अच्छे ढंग से करता है, यानी जब पर्यवेक्षण आपका प्रेजेंट रहता है तो उस टाइम अध्यापक जो होते हैं, टीचर जो होते हैं, वो कार्य को अच्छे ढंग से करते हैं। जैसे क्लासरूम में जब टीचर प्रेजेंट होते हैं तो बच्चे अच्छे से कार्य करते हैं ना, भली बात उसी तरह आपके
पर्यवेक्षण के होने पर आपके जो अध्यापक होते हैं वो कार्य को अच्छे ढंग से करते हैं। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। विद्यालय पर्यवेक्षण के क्षेत्र, तो जो आपका विद्यालय पर्यवेक्षण है उसका क्षेत्र कौन कौन सा है वो देखेंगे। पर्यवेक्षण की निदानात्मक भूमिका, ठीक, पर्यवेक्षण की निदानात्मक भूमिका। दूसरा है आपका पर्यवेक्षण में मार्ग संबंधी भूमिका। ये आपका दो जो है विद्यालय पर्यवेक्षण का क्षेत्र है। चलिए आगे देखते हैं हम पर्यवेक्षण के प्रकार। ठीक, तो पर्यवेक्षण के प्रकार कौन कौन से हैं वो देखेंगे। तो पहला है आपका निरीक्षणात्मक या संशोधात्मक पर्यवेक्षण। तो आपके पर्यवेक्षण के प्रकार में हम पहला प्रकार पढ़ रहे हैं, निरीक्षणात्मक या संशोधात्मक पर्यवेक्षण। ठीक, तो देखते हैं। इसमें पर्यवेक्षण अधिकारी सर्वज्ञाता माना जाता है। ठीक, इसमें आपका जो पर्यवेक्षण अधिकारी होता है इसमें सर्वज्ञाता माना जाता है तथा पर्यवेक्षण का मुख्य उद्देश्य केवल त्रुटियों का पता लगाना होता है। देखिएगा, निरीक्षण यानी जब निरीक्षण करने के लिए आता है तो वहां पे क्या ध्यान देता है, जो कमी होती है वही बताया जाता है ना। तो निरीक्षणात्मक या संशोधात्मक पर्यवेक्षण में क्या होता है कि इसमें जो पर्यवेक्षण होता है वो पर्यवेक्षण अधिकारी जो होता है वो सर्वज्ञाता माना जाता है, यानी उसको सब कुछ पता है। ठीक है, निरीक्षणात्मक या संशोधात्मक पर्यवेक्षण में क्या है, आपका जो पर्यवेक्षण है, पर्यवेक्षण अधिकारी है उसको सर्वज्ञाता माना जाता है। ठीक, और इसमें जो आपका पर्यवेक्षण का मुख्य उद्देश्य है केवल त्रुटियों का यानी केवल कमियों का पता लगाना होता है। बात समझ में। चलिए अगला देखते हैं। दूसरा है आपका नियंत्रणात्मक पर्यवेक्षण। ठीक, तो ये देखते हैं नियंत्रणात्मक पर्यवेक्षण प्रधानाध्यापक एवं अध्यापकों की कठिनाई को जानने के लिए होता है। पर्यवेक्षण अध्यापकों की कठिनाइयों के निराकरण में सहयोग देता है। कहने का मतलब ये है, नियंत्रण आत्मक पर्यवेक्षण में आपके जो टीचर है, प्रिंसिपल्स हैं, उनकी जो कठिनाई है, जो समस्या है, उनको जानने का जो है प्रयास किया जाता है। उसके बाद आपके जो कठिनाई है उसको क्या करता है कि आपका जो पर्यवेक्षण होता है या सुपरविजन जो होता है उन कठिनाइयों को दूर करने में या उस कठिनाई का निवारण करने में सहयोग देता है। ठीक, चल आगे देखते हैं। निरीक्षण तंत्र क्या है उसको समझेंगे। तो निरीक्षण तंत्र इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंस्पेक्शन। ठीक, तो देखते हैं निरीक्षण का अर्थ क्या है। तो किसी व्यक्ति की जांच करना। ठीक, किसी व्यक्ति की जांच करना। तो चलिए देखते हैं। निरीक्षण का अभिप्राय किसी वस्तु, सेवा, प्रक्रिया की जांच करना है। निरीक्षण के वरिष्ठ व्यक्तियों के द्वारा किया जाता है। यानी कहने का मतलब ये है, आपका जो निरीक्षण है या जो इंस्पेक्शन है इसका अभिप्राय ये है किसी वस्तु का, ठीक, किसी आपके सर्विस का, किसी प्रोसेस का जांच करना होता है। यानी कौन सा काम किस प्रक्रिया से हो रहा है, कौन सी वस्तु, अगर कोई वस्तु बनाई गई है तो वो उसकी पहले निरीक्षण किया जाता है। ठीक, फिर उसको मार्केट में लाया जाता है। अगर कहीं पे ब्रिज बन रहा है या रोड बन रहा है तो आपके इंजीनियर्स के द्वारा क्या होता है, इंस्पेक्शन किया जाता है, निरीक्षण किया जाता है। ठीक है, तो वही कहने का मतलब है कि आपका जो निरीक्षण का अभिप्राय है वो क्या है, किसी वस्तु, किसी सेवा, किसी प्रक्रिया की जांच करना है। ठीक, निरीक्षण के वरिष्ठ व्यक्तियों के द्वारा किया जाता है। आपका जो निरीक्षण होता है वो आपके वरिष्ठ व्यक्ति के द्वारा किया जाता है। आई बात समझ में। चलिए आगे देखते हैं। आपका निरीक्षण का उद्देश्य क्या है। तो पहला, सबसे पहला देखेंगे, अध्यापकों की त्रुटियों का मूल्यांकन करना। जो आपका निरीक्षण है उसका सब उद्देश्य ये है कि आपके जो अध्यापक से गलती होती है, जो त्रुटि होती है, उनका मूल्यांकन। ठीक, अगला है आपका शिक्षण प्रक्रिया में सुधार लाना या सुधार के अवसर देना। यानी जब आप मूल्यांकन करेंगे किसी चीजों का तो जो कमी निकलेगी उनको दूर किया जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि चीजों में सुधार आएगा। तो वही कहा जा रहा है कि शिक्षण प्रक्रिया में सुधार लाना या सुधार के अवसर देना। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। बच्चों को प्रेरणा प्रदान करना। ठीक, बच्चों को प्रेरणा प्रदान करना यानी बच्चों को मोटिवेट करना। अगला है बच्चे तथा अध्यापकों के कार्यों को नियमित जांच करना। इंस्पेक्शन का एक और मुख्य उद्देश्य ये है कि चाहे आपके बच्चे हों चाहे वो अध्यापक हैं, जो भी वो कार्य कर रहे हैं ना उसको रेगुलर चेक करना। ठीक, चलिए अगला है सही शिक्षण विधियों का चयन करना। तो हम क्या निरीक्षण के उद्देश्य पढ़ रहे हैं, तो उसमें हमने अगला पढ़ा कि सही शिक्षण विधि का यानी कौन सी शिक्षण विधि सबसे सटीक है, सबसे बेस्ट है, उसका चयन करना। ठीक,
पाठ्यक्रम के दोषों को दूर करना, यानी जो सिलेबस के दोष हैं, सिलेबस में जो कुछ कमियां हैं उनको दूर करना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं, निरीक्षण के प्रकार अब हम पढ़ने वाले हैं। तो निरीक्षण के प्रकार आपके तीन हैं, संशोधनात्मक, ठीक है, निरोधात्मक और आपका रचनात्मक। ये आपके निरीक्षण के प्रकार हैं। तो वन बाय वन हम अच्छे से एक एक को पढ़ते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले देखिएगा संशोधनात्मक क्या है आपका, ये देखेंगे। तो इसमें निरीक्षक निरीक्षण के लिए स्कूल में आते हैं और वह स्कूल की विभिन्न गतिविधियों का अवलोकन करना है, और यदि उसमें कोई दोष है तो वह उनको ढूंढता है और उनका रिकॉर्ड तैयार करता है। देखिएगा, जो आपका संशोधनात्मक निरीक्षण है, इसमें क्या होता है कि आपका जो निरीक्षक है, जो आपका इंस्पेक्शन करने वाला है, वो स्कूल में आता है निरीक्षण करने के लिए, ठीक। और वहां स्कूल पे जो भी गतिविधियां हो रही है, मान के चलते हैं आपका जो ये स्कूल है प्राइमरी स्कूल, ठीक, वहां पे जो आपका मिड डे मील है वो सही से बन रहा है कि नहीं, बच्चों को उचित प्रॉपर एजुकेशन दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा है, ठीक। और जो भी वहाँ का सिस्टम है उस पे ध्यान देते हैं, उसका अवलोकन करते हैं, और जो भी कमियां होती हैं, जो भी दोष होते हैं, उनको ढूंढते हैं और फिर एक रिकॉर्ड तैयार करते हैं। यही आपका संशोधनात्मक जो है निरीक्षण है, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। दूसरा है आपका निरोधात्मक, तो इसको देखेंगे। तो इसमें निरीक्षक विभिन्न समस्याओं का आभास पहले ही कर लेता है और उनकी जानकारी वह अध्यापकों व मुख्य अध्यापकों को देता है। निरोधात्मक में क्या होता है कि आपका जो निरीक्षक होता है उसको समस्याओं का आभास पहले ही हो जाता है, यानी वो पहले पता कर लेता है। उसके बाद वहां की जो जानकारी होती है वो टीचर्स और जो आपके वहां पे प्रिंसिपल्स होते हैं उनको वो इन जानकारियों से अवगत कराता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम, रचनात्मक क्या होता है, तो इसको समझिएगा। निरीक्षक अध्यापक के स्तर पर आ जाता है। अध्यापक जो शिक्षण प्रक्रिया में विभिन्न प्रयोगों का इस्तेमाल करते हैं, निरीक्षक उनकी प्रशंसा करता है जिससे उसमें आत्मविश्वास बढ़े। रचनात्मक में क्या होता है कि आपके जो निरीक्षक होते हैं ना, वो अध्यापक के स्तर पर आ जाते हैं, यानी टीचर्स के लेवल पे आ जाते हैं। फिर आपके जो टीचर के द्वारा जो भी पढ़ाया जा रहा है, जो भी शिक्षण प्रक्रिया का प्रयोग किया जा रहा है, उसका क्या होता है कि निरीक्षक प्रशंसा करता है, यानी बड़ाई करता है। उससे क्या होता है कि टीचर के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आत्मविश्वास बढ़ता है, मोटिवेट वो होते हैं, ठीक है। तो यही हमने आज पढ़ा अभी कि निरीक्षण के तीन निम्न प्रकार थे, संशोधात्मक, निरोधात्मक और रचनात्मक। इसको हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया। चीजें यहाँ से आएंगी। अभी आपको मैं बता दूं कि जैसे ही ये कंप्लीट होगा, फिर आपके लिए जो होगा कि लाया जाएगा मैराथन की क्लास, ठीक है। उसके लिए मैं अभी आपको तैयारी कर रही हूँ। बच्चे को नोट्स चाहिए ही नहीं, इसीलिए कोई भी बच्चा कमेंट नहीं कर रहा है। अगर बच्चे कमेंट करेंगे उनको नोट्स प्रोवाइड कराया जाएगा, नहीं तो फिर कोई बात नहीं, ठीक। चलिए देखते हैं। तो निरीक्षण पर्यवेक्षण में सुधार के कोई दो सुझाव देखते हैं। तो पहला है आपका, एग्जाम में पूछा हुआ है, निरीक्षकों की नियुक्ति करते समय योग्यता एवं अनुभवों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। यानी जब आप निरीक्षक की नियुक्ति कर रहे हैं तो उस समय उस व्यक्ति की योग्यता और एक्सपीरियंस को ध्यान में रखा जाना चाहिए। यानी आप जब निरीक्षक की नियुक्ति कर रहे हैं तो उस समय आपको ये पता होना चाहिए कि उस व्यक्ति की योग्यता कितनी है, ठीक, उस व्यक्ति का को अनुभव कितना है, ठीक, ये सब चीजें पता होनी चाहिए। अगला है, सरकारी निरीक्षक स्कूल के अभिलेखों, सरकारी अनुदान के उचित प्रयोग, वित्तीय मामलों की व्यवस्था तथा सरकारी निर्देशों के पालन के अलावा शैक्षिक कार्यक्रमों की जांच करें। यानी आपके जो है सरकारी निरीक्षक स्कूल के जो भी अभिलेख है, यानी जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक, सरकारी अनुदान के उचित प्रयोग कैसे करना है, यानी सरकारी अनुदान जो है उसका प्रयोग कैसे करना है, वित्तीय मामलों की जो भी व्यवस्था है, ठीक, सरकारी निर्देश जो भी है, सभी चीजों का पालन करना जो है, इनको निरीक्षण और पर्यवेक्षण में ये चीजें होनी चाहिए, ठीक। चलिए आगे देखते हैं, निरीक्षण की विधियां क्या है उसको देखिएगा। तो विद्यालय में जाना, सबसे पहले तो यही विधि है कि आप पहले विद्यालय में जाएंगे, ठीक। दूसरा है आपका अध्यापकों की बैठक बुलाना, टीचर्स की आप एक मीटिंग बैठाएंगे, ठीक। अगला है आपका स्कूल को नए आयामों की सूचना देना, स्कूल में
नए आयामों की सूचना देना। ठीक, अगला है आपका स्कूल का मूल्यांकन करना। ये आपकी निरीक्षण की विधि है। पहले आप स्कूल में जाएंगे, फिर आप मीटिंग बनाएंगे, मीटिंग मतलब करेंगे, फिर स्कूल के नए आयामों की सूचना देंगे, फिर आप स्कूल का मूल्यांकन करेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये सारे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछे हुए हैं। तो पहला है आपका, गैर सरकारी संगठन जो अभावग्रस्त बच्चों के लिए योजना बनाते हैं उन्हें एनजीओ कहते हैं। ठीक है, आपके जो गैर सरकारी संगठन होते हैं, जो अभावग्रस्त बच्चे होते हैं उनके लिए जो योजना बनाई जाती है उन्हें एनजीओ कहते हैं। ठीक, वो या तो कह सकते हैं वो एनजीओ वाले हैं। तो परामर्श से संबंधित जिले की विशेषज्ञ समिति का नेतृत्व कौन करता है? तो आपके जिले का मुख्य चिकित्सा अधिकारी करता है। ठीक, अगला है, बच्चे समाजीकरण की प्रक्रिया को सीखते हैं। यानी बच्चे जो होते हैं आपके, वो समाजीकरण की जो प्रक्रिया है वो कहाँ से सीखते हैं? तो आपके विद्यालय से भी सीखते हैं, परिवार से भी सीखते हैं, और अपनी रुचि के अनुसार भी वो सीखते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। आज हमारा जो चैप्टर 11 है ये यहाँ पे फिनिश हो गया है। ठीक, चीजें बहुत इजी है, ज्यादा समझाने वाली चीजें हैं नहीं। और कल की क्लास चैप्टर 12 हम डिस्कस करेंगे, और कल आपकी समावेशी शिक्षा की अंतिम यानी लास्ट क्लास होगी। ठीक है, तो चलिए अब क्लास को यही एंड करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा, और नोट्स चाहिए तो कमेंट्स जरूर करिएगा। ओके, थैंक यू।